हेलो प्यारे बच्चे, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ से लगभग आप लोगों के 10 क्वेश्चन आते हैं। कहीं कहीं पर 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन तो ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस यही रहते हैं। तो आज हम आप लोगों को रिवीजन करवाने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर फ्लावर यानी लैंगिक पुष्प, यानी लैंगिक जनन स्थल अमृत बीजों पुष्पों में पाया जाता है। फ्लावर फ्लावर 4 प्रकार के होते हैं: जायांग, पुमंग, दलपुंज, बादलपुंज। यानी गाइनोसियम। जायंग को गाइनोसियम कहते हैं, पुमंग को एंडोसियम, दलपुंज को क्लोरा और बादलपुंज को काइलिक्स। अंडप जायंग के ये भाग अंडप जो एक साथ जुड़े रहते हैं, और जो अलग होते हैं तो उसको कहते हैं पिस्टिल। पुंकेसर में स्टेमन, क्लोरा में पंखुड़ियाँ यानी दल पेटल, बादलपुंज में सेपल। मादा जनन अंग के अंग हैं, और ये नर ये सहायक जनन अंग, और ये हरे रंग के बाहरी परत होते हैं। स्टेमन यानी पुंकेसर या नर पुष्प का नर जनन अंग, पुंकेसर का समूह, पुमंग एंडोसियम। इसमें पुंकेसर के 2 भाग, एंथर और फिलामेंट। उसके बाद आता है परागकोश। परागकोश में एंथर और तंतु कितने होते हैं? 2 होते हैं। एंथर में पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित द्विपाली संरचना होती है। चतुष्कोणीय यानी टेट्रागोनल होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणु स्थित, प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु स्थित होते हैं। परागकोश में परागकण बनता है। आप लोग यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक में 4 होते हैं और बाइलोबल होते हैं, मतलब एक में 2 और दोनों को मिला के 4 परागकोश होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणु की संरचना। लघु बीजाणु पुंकेसर के परागकोश में लघु बीजाणु धनी पाई जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों ओर 4 परत पाई जाती है। परत का नाम है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत होती है। एपिडर्मिस के नीचे वाली एंडोथीसियम परत होती है। मिडिल लेयर एंडोथीसियम के नीचे वाली परत होती है। टेप्टम सबसे आंतरिक परत होती है। एपिडर्मिस एंडोथीसियम मध्य परत, ये कार्यात्मक सुरक्षा एवं पराग स्फुटन में मदद करती है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत तीनों सुरक्षात्मक व पराग स्फुटन में मदद करती हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो ब्लैक कलर का है ये है एपिडर्मिस, ये रेड कलर का है एंडोथीसियम, ये ब्लू कलर का है मध्य परत, और ये अंदर वाली भाग जो है ये है टेप्टम। ये है स्पोरोजेनेसिस बीजाणुजन ऊतक। और आते हैं, अब हम लोग टेप्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। टेप्टम आंतरिक परत होता है। सघन कोशिका द्रव्य, बहुकोशिकीय मंडली न्यूक्लियट, बहुपॉलीन्यूक्लियट। परागकणों या रग बीजाणु में पोषण प्रदान करना, स्पोरोपोलिन का संश्लेषण एवं परागकण की बायचोल एक्साइन पर श्रावण। लघु बीजाणु धानी में द्विबीजाणु स्पोरोजेनेसिस ऊतक पाया जाता है, जो लघु बीजाणु में भाग लेता है। यहाँ आप लोगों को से क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है? आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, फूल का नर जनन अंग कहलाता है। द फेम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इन कॉल्ड, यानी आप लोगों से पूछ रहा है फूल का नर जनन अंग कहलाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पिस्टल, आप लोगों को बताया है पिस्टल स्त्री है, यानी मादा जनन अंग है। अंडप भी है, कार्पल, बादलपुंज, सेपल ये भी है। और क्या बचा? पुंकेसर, यानी हमारा आंसर जाएगा पुंकेसर पे। पुंकेसर में निम्न में क्या पाया जाता है, यानी पूछ रहा है द सीमेन कंसिस्ट ऑफ। सीमेन में क्या पाया जाता है? स्टेमन में क्या पाया जाता है? वर्तिकाग्र या अंडाशय। ये गलत है, ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। पुष्प दल व दल, पेटल और सेपल।
ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी मादा जनन अंग है। वर्तिकाग्र व बीजाणु जनक। अब लास्ट में आता है एंथर एवं फिलामेंट। ये होते हैं स्टेमन कस्टिन्स ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। अब आती है हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया लगभग 2n मातृकोशिका एमएमसी होती है। अर्ध विभाजन द्वारा आगुणित लघु बीजाणुधानी के निर्माण में माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाती है। यहाँ बीजाणु जनन स्पोरोजेनेसिस टिश्यू द्विगुणित होते हैं। यहाँ पहले समसूत्री विभाजन जिससे बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी, जिसको हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु कोशिका। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है प्राग मातृकोशिका पॉलन मदर सेल पीएमसी। ये द्विगुणित होते हैं, डाइपोल होते हैं। लघु बीजाणु मातृकोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी 2n, यानी ये भी डाइपोल होते हैं। अब हम इसका विभाजन कराते हैं तो पहले कराएंगे अर्धसूत्री विभाजन जिससे 4 बनते हैं, जिससे 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और चारों जो कोलेजन परत से ढके होते हैं ये चतुष्कोणीय होते हैं। इनको माइक्रोस्पोर टेट्राल कहते हैं। ये 4 बनते हैं, 4 लघु बीजाणु यानी आगुणित होते हैं। और ये पॉलन ग्रेन यानी 4 परागकोण आगुणित। ये एमएमसी से ये 4 एमएमसी बनाते हैं। इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में 1 से 4 बनता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 400 लघु बीजाणु या 400 परागकण बनने में कितनी एमएमसी या पीएमसी चाहिए? तो एमएमसी आप लोग देख सकते हैं 100 से मियोसिस करेंगे तो 400 लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। आप लोग देख सकते हैं। अब बारी आती है पॉलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट होता है, नर युग्मोद्भिद होता है, गोलाकार संरचना होती है, आगुणित होते हैं। आमाप इनकी साइज कितनी होती है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। निर्माण परागकोश की लघु बीजाणुधानी में आवरण परागकण 2 आवरण युक्त बाह्यचोल एक्जाइन की स्पोरोपोलिन से निर्मित अंतःचोल इंटाइन सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। इनकी आंतरिक चोल किसकी बनी होती है? स्पोरुलिन में निर्मित होती है। और बाहरी चोल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। प्रत्येक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं, एक मेल गैमेटो सेल यानी छोटी व परिधि, दूसरा कायिक। इसमें 2 बड़ी माध्य कोशिका होती है। और इनकी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मैंने संरचना बनाया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। ये अंदर वाली भाग है इंटाइन, बाहर की भाग है एक्साइन। यहाँ पर जनन छिद्र होता है। यह 60% अधिक पादपों में परागकण 2 कोशिका अवस्था में ही पराग मुक्त होने लगते हैं। कहने का मतलब है अधिकांश पादपों में 2 कोशिका अवस्था में ही परागकण झड़ने लगते हैं। कुछ पादपों में परागकण 3 अवस्था में भी मुक्त होता है। आप लोग देख सकते हैं। यहाँ हम समसूत्री विभाजन करा रहे हैं, यानी हमारे पास 60% कोशिका मुक्त परागकण, एक जनन प्लस एक कायिक कोशिका, जर्नेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। समसूत्री विभाजन कराते हैं तो हमारे पास नर युग्मक 2 और 3 कोशिका अवस्था परागकण, 2 नर होते हैं प्लस एक कायिक कोशिका। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। एक परागकण 3 कोशिकीय अवस्था में पहुंचने तक कितने अर्धसूत्री विभाजन करता है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है एक अर्धसूत्री व एक समसूत्री, एक अर्धसूत्री व 2 समसूत्री। तो कितने विभाजन करता है? एक अर्धसूत्री व 2 समसूत्री विभाजन करता है। आप लोगों के लिए और मैंने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाए हुए हैं। एक परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं?
एक परागकोश में लगभग 2 नर युग्मक होते हैं। मैंने आप लोग को यहाँ पहले बताया हुआ है। परागकण की जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन बनता है। कहाँ बनता है? कायिक कोशिका में, लघु बीजाणुधानी में, नर युग्मक में। बीजाणुधानी तो पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ये बनता है नर युग्मक में। अधिकांश पादपों में परागकण कितनी कोशिका अवस्था में परागकोश से मुक्त होते हैं? अभी बताया मैंने आप लोगों को, दो कोशिका अवस्था में झड़ने लगते हैं। अब आती है बारी पॉलन एनर्जी। पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी है, इसका कारण है परागकण द्वारा होने वाली एलर्जी। जो परागकण जिसे किससे होती है? उदाहरण इसका क्या है? पार्थेनियम गाजर घास, श्वसन संबंधी विकार आ जाते हैं और हमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, श्वसनी शोथ ऐसी नामक बीमारियां हो जाती हैं। जैसे आप लोगों को दोबारा बता दूं, पॉलन एलर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं आप लोगों के। परागकण द्वारा होने वाली एलर्जी, यानी हमें जो एलर्जी होती है वो किसके कारण होती है? पार्थेनियम यानी गाजर घास प्रभाव, श्वसन संबंधी विकार आ जाते हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, श्वसन शोथ। अब बारी आती है पराग बैंक, यानी हम परागकण को कितने डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करके रख सकते हैं? परागकण का संरक्षण यानी 196 डिग्री ताप नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन की उपस्थिति में इसको स्टोर किया जाता है, जिसे हम पॉलन बैंक कहते हैं। पॉलन बैंकों को कितनी देर तक रखा जाता है? एक -196 डिग्री सेल्सियस N2 ताप एवं द्रव्य नाइट्रोजन में किया जाता है, जिसे पॉलन बैंक कहते हैं। अब आती है बारी पराग उत्पाद की, यानी पराग उत्पाद पॉलन प्रोडक्ट। परागकण पोषण तत्वों से भरपूर होते हैं। परागकण का उपयोग होता है संपूरक आहार के रूप में, यानी फूड सप्लीमेंट के बारे में जानते हैं। एथलीट धावक एवं धावन सोडा की कार्य क्षमता बनाने में परागकणों से टेबलेट व सीरम बनाते हैं। जो परागकण होते हैं हमारे पास, उससे क्या बनता है? तो इस संपूरक आहार के रूप में, यानी फूड सप्लीमेंट के आधार पर, और एथलीट धावक एवं धावन सोडा की कार्य क्षमता बनाने में परागकणों से टेबलेट व सिरप बनती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पराग उत्पाद वेस्टर्न देशों में अधिक उपयोग में लिए जा रहे हैं। जो पराग प्रोडक्ट है वो वेस्टर्न देशों में अधिक उपयोग में लिए जा रहे हैं। अब बारी आती है पॉलन वायबिलिटी, यानी पराग जीवन क्षमता। इनकी जीवन अवधि कितनी समय तक रहती है? परागकण की जीवन अवधि, परागकण जिस अवधि का परागकोश तक निकलने के बाद अंकुरित हो जाता है उससे पराग की जीवन क्षमता कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। परागकण जिस अवधि तक परागकोश से निकलने के बाद अंकुरित हो सकता है उसे पराग जीवन क्षमता कहते हैं। अलग अलग पादपों के परागकण अलग अलग जीवन क्षमता दर्शाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। 30 मिनट जीवन क्षमता, जैसे गेहूँ, चावल यानी पोएसी कुल और ग्रेमी कुल के पादपों में 30 मिनट जीवन क्षमता होती है। कई महीनों तक जीवन क्षमता लेग्युमिनेसी, रोजेसी और सोलनेसी कुल में होती है। आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ जो किसी अम्ल, क्षार, लवण व एंजाइम क्रिया नहीं करता वो स्पोरोपोलिन है। एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। एक परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। परागकोश का स्फोटन इंडोथीसियम, एपिडर्मिस और आप लोग देख सकते हैं इंडोथीसियम, एपिडर्मिस, मध्य परत, ये तीनों मिलके स्फोटन में मदद करते हैं। पॉलन कीट कुछ कीट परागित पुष्पों के परागकण के चारों ओर यौम वसीय परत पाई जाती है, यानी पॉलन कीट के चारों ओर एक वसीय परत पाई जाती है। कुछ कीट परागित पुष्पों के परागकण वसीय परत पॉलन कीट कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, और आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया है अभी, ठीक है? तो आप लोग मेहनत से पढ़िए, और अगर आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 10th 11th और 12th वाले, बीएससी नर्सिंग वाले, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। ओके, बाय बाय।